हेलो गाइस। तो आज से ठीक लगभग हमारे पास जो है कि सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के लिए 50 दिन शेष बचे हुए हैं। तो इन 50 दिनों में क्या ऐसा करके जाया जाए या क्या ऐसी चीज़ें पढ़ के जाई जाए, कितना सिलेबस कवर करके किया जाए, कितनी टेस्ट सीरीज लगा के जाया जाए और क्या टॉपिक्स पढ़ के जाया जाए कि सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स क्वालिफाई हम लोग कर सकें। तो बेसिकली जो है कि इस साल मैं भी 2 साल बाद जो है कि इस बार अपीयर हो रहा हूँ एग्ज़ाम में, सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स एग्ज़ाम में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि हम लोग जो सिलेबस थे उसके अकॉर्डिंग से हम लोग क्या क्या कंप्लीट कर पा रहे हैं उसके बारे में अभी मैं अप्रोच बताने का प्रयास करूंगा। तो लास्ट 50 दिन बाकी हैं हमारे सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। 24 मई को हम लोग का एग्ज़ाम है। यूपी एससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो है कि 24 मई को है इस बार। तो यार फियर तो हर एक कैंडिडेट, मैं यूपीएससी एस्पिरेंट जितने सारे हैं बच्चे स्टूडेंट्स, वो सारे लोग कहीं ना कहीं फियर हैं, डरे हुए हैं कि हाँ इस बार हुआ होगा तो मेंस लिखने का अच्छा मौका मिलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यार कि ये 50 दिन में करें क्या, क्या चीज़ें कवर करके जाएं कि हम लोग का जो है कि प्री निकल जाए, प्री निकलने के बाद मेंस आप राइट कर पाएँ। सो दैट इज़ मेन फंडा। तो शेष इन 50 दिनों में आपको करना क्या है कि आप टेस्ट सीरीज जब लगाओ तो फुल लेंथ की लगा के जाओ। यूपीएससी की मार्केट से आप उठा करके ले करके फ़ोटोकॉपी या कैसे भी, तो आप जो है कि करीबन 30 मॉक टेस्ट इन 50 दिनों में कोशिश करो कि 25 से 30 जो है कि मॉक टेस्ट फुल लेंथ, सेक्शनल वाइज नॉट, सेक्शनल वाइज आप मत लगाइए। 50 दिन बाकी है, कोशिश करिए कि फुल लेंथ जो है कि टेस्ट सीरीज अटेंड करिए, मार्केट से लेकर के या कहीं से भी आप जब स्टडीज़ करें तो पढ़ने प्रयास करिए कि एक टेस्ट सीरीज में लगा लूँ। आफ्टर रीडिंग, आफ्टर 7 से 8 घंटे पढ़ने के बाद आप कोशिश किया करिए कि टेस्ट सीरीज एक ज़रूर लगा लो, एक फुल लेंथ की टेस्ट सीरीज लगा लो। उससे थोड़ा सा प्रयास जो है कि पेस्टिक बना रहेगा, स्पीड बनी रहेगी, अप्रोच बने रहेंगे, कुछ करेंट अफेयर्स के क्वेश्चंस नए देखने को मिल जाएंगे। तो उससे थोड़ा सा माइंड सेट जो है कि बिल्ड होगा, क्योंकि आपको अच्छी तरीके से पता है कि इन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन अबाउट 40% जो है कि क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर से आते हैं और 60% जो वेटेज है आपका थियरी सब्जेक्ट से आते हैं, जैसे पॉलिटी हुआ, हिस्ट्री हुआ, इकोनॉमी हुआ, ज्योग्राफी हुआ, इन्वायरमेंट हुआ, आर्ट एंड कल्चर हुआ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हुआ। तो ये थियरी के पोर्शंस हो गए जहाँ से आप 60% लगभग जो है कि क्वेश्चन आप अटेंड कर पाते हैं और 40% क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ करंट अफेयर से आते हैं। तो करंट अफेयर के लिए क्या करना है कि 1.5 साल के जो है कि करंट अफेयर्स आपको 24 मई तक कंप्लीट कर लेने हैं किसी भी हालत में। तो करीबन 1.5 साल तक के आप करंट अफेयर ज़रूर पढ़ के जाएँ, चाहे एआई समिट हो, चाहे ग्लोबल लेवल की समिट हो, चाहे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हों या कुछ इंडेक्सेस हों। तो इन बेसिक अप्रोच को आप कंप्लीट कर लेना। अभी जैसे कि नाउ टाइम में भी काफ़ी न्यूज़ में है कि ईरान, अमेरिका और ग्लोबल लेवल पे जो इम्पैक्ट है ट्रेड का, आप अच्छी तरीके से देख पा रहे होंगे। जैसे कि इंडिया में जैसे कि आफ्टर अमेरिका एंड ईरान के वार के बाद जो है कि इंडिया में कितनी एलपीजी गैस की शॉर्टेज पड़ गई है। तो आप इसे करंट इवेंट से इसे जोड़ करके देखो, अब क्यों शॉर्टेज पड़ गई है इसके बारे में समझो। उसके बाद आप सोचो कि यार एलपीजी शॉर्टेज क्यों आया है इंडिया। तो बेसिकली आप समझ पाएंगे कि ईरान वर्ल्ड का लगभग 80% जो है कि पेट्रोलियम जो है कि क्रूड ऑयल्स या फिर एलपीजी गैस जो है कि गैसेस जो हैं जहाँ से वो चीज़ें निकलती हैं, आती हैं, तो वो आपका जो है कि ट्रेड जो पाथवे है वो उसे बंद कर दिया गया है। हॉर्मुज स्ट्रेट हम लोग नाम से जानते हैं। तो वो जलसंधि जो है कि रोकी गई है, बंद कर दी गई है, जिससे कि
जो कि ट्रेड जो है कि ओपन तरीके से नहीं हो पा रहा है। व्यापार जो है कि व्यापार पूरी तरीके से इम्पैक्ट है। तो ये सारी करंट इवेंट जो हैं आप इसको कंप्लीट कर लीजिए ग्लोबल मैप के थ्रू कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास कौन सी कंट्री हैं, कौन से कॉन्टिनेंट हैं, ठीक है। तो ये करंट अफेयर्स के पोर्शन में तो आप ऐसे ऐसे जितने सारे ग्लोबल समिट हैं, ठीक है, नाटो मेंबर आप देख लो, फिर उसके बाद आप देख लो ओपेक क्या है, उसके बाद देख लो WTO क्या है, और मैनी मोर ऑर्गेनाइजेशन जो कि आप उससे आप पढ़ के ज़रूर जाओ, जो कि आपके UPSC एग्ज़ाम में डेफिनेटली पूछे जाने हैं। It's not only UPSC examination but also in state PSC। स्टेट PSC आपके राज्य में, चाहे वो कोई राज्य हो, चाहे APSC का हो, चाहे UP PCS का हो, तो वहाँ पे भी ये सब चीज़ें काम आती हैं जनरल नॉलेज के तौर पे, जनरल स्टडीज़ के तौर पे। तो इन 50 दिनों में क्या करें, इसके बारे में मैंने अप्रोच बताएं। इन 50 दिनों में आपके पास जो टाइम है आप कैसे उसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं पर डे 8 आवर स्टडी करके, चाहे वो कहीं भी आप स्टडी कर रहे हो, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, लाइब्रेरी में कर रहे हो, या फिर आप रूम पे कर रहे हो, या फिर घर पे कर रहे हो, कहीं भी आप स्टडीज़ कर रहे हो, तो जितना आप एफर्ट करना चाहो उतना आप एफर्ट कर लीजिए। कम से कम पर डे जो है कि मिनिमम जो है कि 8 घंटे आप ज़रूर ही पढ़ें, क्योंकि इन 50 दिनों में आप जितना एफर्ट कर लेंगे उतना बेहतर होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये सब चीज़ें आप करके जाइएगा। लेकिन एक और प्रश्न आता है कि आप क्या कर रहे हैं, मैं क्या पढ़ के जा रहा हूँ, मैं क्या चीज़ें करके जा रहा हूँ। अगर मैं भी इस साल अटैम्प्ट दे रहा हूँ, इस साल एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ 24 मई को या 24 मई को, तो मैं क्या करके जा रहा हूँ। तो मैं ये करके जा रहा हूँ, इस बार का मेरा जो अप्रोच है काफ़ी मैंने चेंजेस किए हैं, जो कि ऑब्वियसली चेंज करके जानी चाहिए। जब आपकी को अगर कठिनाइयाँ एग्ज़ाम में अगर आपको देखने को मिलती हैं, तो फिर आप अपनी रूटीन जो है कि चेंज करिए, कुछ नए शेड्यूल ऐड करिए, पुराने ट्रेंड को चेंज करिए, कुछ नई चीज़ें स्मार्ट तरीके से उसे ऐड करिए, चाहे बुकलेट हो, चाहे बुक्स हों, चाहे टेस्ट सीरीज हों, चाहे टाइम टेबल्स हो, या फिर कोई भी। तो मैंने उससे पूरा जो है कि चेंज करने का प्रयास किया है। तो मैं इस बार जो है कि अबाउट 30 जो है कि मैंने जो बताया अभी आपको कि 30 मॉक टेस्ट जो है कि फुल लेंथ का लगा के जाऊँगा। और एक मार्केट में काफ़ी अच्छी मैगज़ीन भी आती हैं जो ईयरली वाइज होती है 1.5 महीने की। मैं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में प्रमोट नहीं कर सकता इन दिस वीडियोस, क्योंकि आई एम नेवर सपोर्ट टू एनी इंस्टीट्यूट्स, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। सो तो आप 1.5 साल के करंट अफेयर का जो है कि कोई भी इंस्टीट्यूट का मैगज़ीन आप पढ़ के जाना जो कि बेस्ट हो, जिसमें 1.5 साल के करंट अफेयर कवर किए हों, उसको देख के जाना। और उसके बाद और हो सके तो एक काफ़ी अच्छी पब्लिकेशन की बुक आती है, दिशा पब्लिकेशन करके, तो आप उसे लेकर के जो है कि करीबन 25 ईयर के क्वेश्चन पेपर उसमें दिए हुए हैं, 25 साल के क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसको लेकर के बैठे और सॉल्व करो, उससे थोड़ा सा माइंडसेट तैयार हो जाएगा। तो और एक और थोड़ा सा एक चीज़ सब आपको जिस पेपर 2 में आपको फेयर रहेगा, मुझे पता है वो फेयर इसलिए रहेगा कि टाइम मैनेजमेंट आपको काफ़ी जो है कि मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट में आपके पास टाइम बिल्कुल कम रह जाते हैं एग्ज़ाम में, ख़ास करके PSC एग्ज़ाम में अगर आप CSET देते हो तो। CSET के लिए मैं एक अप्रोच बता देता हूँ कि कोशिश करिएगा कि पहले आप जो है कि कॉम्प्रहेंसन अटेंड कर लीजिए। कॉम्प्रहेंसन अटेंड करने के बाद आप जो टाइम बचता है रीजनिंग आप अटेंड करिएगा। रीजनिंग के बाद आप मैथ अटेंड करिएगा। मैथ अगर आप पहले अटेंड कर देंगे तो पता चला क्वेश्चंस लगे या नहीं लगे, तो उसमें आपका थोड़ा सा आप डीमोटिवेट भी हो सकते हैं। तो इसलिए टारगेट रहे कि पहले कॉम्प्रहेंसन ही अटेंड करिएगा। अबाउट 28 27 27 या 28 कॉम्प्रहेंसन्स क्या आते हैं आपको अच्छी तरीके से पता है। और कॉम्प्रहेंसन को बहुत लॉजिकल और पॉजिटिव माइंडसेट से आप सॉल्व करिएगा, ठीक है, पॉजिटिव अप्रोच के साथ कि व्हाट इज़ ए क्रिटिकल मैसेज। भाई ये पैसेज का मूल सिद्धांत क्या है, पैसेज किस चीज़ के बारे में बताना चाह रहा है,
पैसेज किस तरफ मैसेज कर रहा है, क्या बताने का प्रयास कर रहा है। तो इस प्रकार से आप कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करिएगा। जो मोस्ट ऑथेंटिक आंसर जो है वो देने का प्रयास करिएगा। और रह गई बात रीजनिंग में, तो रीजनिंग कोई भी कैंडिडेट हो वो ऑब्वियसली रीजनिंग तो पढ़ा ही होता है, चाहे वो कैलेंडर हो, चाहे रैंकिंग हो, चाहे सीरीज़ हो, चाहे जो है कि चाहे सीरीज हो, चाहे ये क्या बोलते हैं ब्लड रिलेशंस हो, या फिर अल्फ़ाबेट्स हों। तो ऐसे जितनी सारी जो है कि आप देख पा रहे हैं रीजनिंग में जो टॉपिक्स हैं, ऑब्वियसली अगर आप इससे पहले भी पढ़े होंगे ही कहीं ना कहीं, या आपने स्टडीज़ थोड़ी बहुत की होंगी अपने माइंडसेट के हिसाब से, आपने जो कहीं भी बुकें पढ़ी हों, बुकें में आप पढ़ी होंगी, तो ऑब्वियसली रीजनिंग काफ़ी आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। और सीसेट में मैथ की बात करते हैं तो मैथ लगभग यार, अगर मैं बताना चाहूँ अपने एक्सपीरियंस से, तो लगभग आप 8 और 9 और 10 की अगर मैथमेटिक्स अगर आपके पास हो ना, तो ज़रूर लगा के जाना। मतलब उनका जो मैथ का लेवल होता है क्लास 10 लेवल तक का मैथ होता है। ट्रिगोनोमेट्री नहीं पूछते हैं, बट जो लेवल होता है वो ऑब्वियसली उस लेवल का होता है। तो कोशिश करिएगा 15 क्वेश्चन बना लीजिएगा उसमें भी, और कोशिश करिएगा कि कॉम्प्रिहेंशन में 25 क्वेश्चन आप अटैम्प्ट जरूर करके जाइएगा। तो 25-15 कितना हुआ आपका 40। और रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में भी आप 15 क्वेश्चन अटेंड कर लीजिएगा, तो कितने हो गए 55। 40 और 15 55 इनफ है। 50-55 आप सीसेट में इजीली कर सकते हैं। और कई बार ये भी डाउट रहता है कि सिविल सर्विसेज के प्री में कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करें। तो मैं अपने अनुभव और एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि अगर आपकी स्टडीज़ सिलेबस आपने ठीक ठाक कंप्लीट किया है, आपके हैं माइंडसेट और अप्रोच क्लियर कि मैं इतना अटैम्प्ट कर लूँगा, या आपको है कि भाई मैंने 80 से 90% जो है कि मेरे सिलेबस कवर है, तो कोशिश प्रयास करिएगा कि आप 80 से 85 क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आइएगा। अगर आपके 90% सिलेबस कंप्लीट हैं तो 80% सिलेबस कंप्लीट है तो, हालांकि किसी का कभी 100% सिलेबस नहीं कंप्लीट होता है, खास करके सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में, क्योंकि आपको ये फिक्स नहीं है कि क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे, क्या आएंगे, कितना आएंगे। क्योंकि यूपीएससी सिविल सर्विसेज में जो है वो मेंस का सिलेबस डिफाइन है, ना कि प्री का टॉपिक्स वाइज सिलेबस नहीं डिफाइन है। प्री में केवल यही बताया गया है कि ये पॉइंट है जहाँ से क्वेश्चंस आएंगे। तो यूपीएससी में जो सिलेबस है वो मेंस का डिफाइन है, टॉपिक्स वाइज, पॉइंट वाइज। यूपीएससी के प्री में जो है कि डीपली या ब्रीफली जो है कि सिलेबस प्री का नहीं डिफाइन, केवल जो है कि पॉइंट वाइज चीज़ें बताई गई हैं, कुछ पॉइंट वाइज कि ये इंटरनेशनल रिलेशन से आएंगे, और फिर यहाँ से ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पॉलिटी से ये आएगा। ठीक है, तो आप ये चीज़ें जो है कि प्रयास रहे कि आप ये चीज़ें करके जाएं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड, तो ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में प्रयास करके।